हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है एम किम। अभी हम वर्नस थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, और वर्नस थ्योरी के बारे में पढ़ने के बाद मैंने आपको उसके पोस्टुलेट बताए थे कि किस तरह से वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में प्रेजेंट होने वाले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बताया, वो कैसे फॉर्म होता है और आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में हमने पूरी आइडिया ले ली थी। लेकिन हम क्या करते हैं, तो हम थोड़ा रिवाइज करके चलते हैं कि आखिर में पोस्टुलेट क्या कहा था हमको वर्नर ने। देखो, वर्नर ने क्या कहा था कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन को, देखो कोबाल्ट हमारा क्या था, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। इसको बेसिकली दो टाइप की वैलेंसीज होती है। पहली होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी होती है, तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, इसने कहा था। और उसमें हमने कहा था सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो लिगैंड, सेकेंडरी वैलेंसी वाले जो मॉलिक्यूल्स है या फिर उसको हम क्या कहते हैं, लिगैंड कहते हैं, उसको हमने लिखा था कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। ये कौन से वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही है, तो सेकेंडरी। और सेकेंडरी वैलेंसी कहाँ लिखी जाती है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, तो वो आयोनाइजेबल होती है, वो उसको कभी भी छोड़ के चली जाती है, इसके वजह से उसको हम कहा लिखते हैं, तो आयोनाइजेशन स्फीयर में। सेकेंडरी वैलेंसी से हम क्या सेटिस्फाई करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि यहाँ पे जो लिगैंड है वो कोबाल्ट के साथ क्या फॉर्म करते हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और आयोनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट होते हैं, यानी प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने, ये क्या सेटिस्फाई करता है, तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन बनाता है, तो लिगैंड बनाते हैं। और ये जो है आयनाइजेशन स्फीयर में जो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं अनायंस। बेसिकली क्या होते हैं, तो अनायंस होते हैं। तो ये हमने वर्नर थ्योरी में पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी तक वर्नर थ्योरी का मेरा लेक्चर अगर आपने देखा नहीं होगा, तो इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उसे जाके एक बार देख लीजिए, फिर आपको एविडेंसेस ऑफ वर्नर थ्योरी समझ में आएगी। अब ये सब चीजें वर्नर ने बता तो दी, लेकिन इसको हमको उसको प्रूव करना था। तो इसको प्रूव करने के लिए उसने कुछ चीजें परफॉर्म की। तो सबसे पहले उसने क्या किया, तो ये जो कंपाउंड है ये कुछ इस तरह से ये प्रूव करने के लिए और प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताने के लिए कि कौन सी आयनाइजेबल है, कौन सी नॉन आयनाइजेबल है, ये बताने के लिए उसने क्या किया, इस कंपाउंड को पहले ट्रीटेड विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इससे ट्रीट किया। अब ध्यान में रखना, AgNO3 मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमेशा आयोनिक रहता है। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए Ag पे पॉजिटिव चार्ज प्लस NO3 पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। इससे ट्रीट किया। तो आपको जैसे ही आप किसी भी कंपाउंड को देखते हो, उसके ऊपर के पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस आपको समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, NO3 पे कौन सा चार्ज, हमेशा निगेटिव चार्ज। तो देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, COCl3 6NH3 को उसने ट्रीट किया, किससे, तो सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कर दिया उसने, सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो, अगर आप मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अगर वीडियो देख रहे होंगे, तो मैंने कहा था Ag और Cl ये क्या है, तो लैला मजनू की जोड़ी है। और जब भी Ag और Cl आते हैं, ये उस रिएक्शन से क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, सैराट हो जाती है। ये मैंने आपको पढ़ा रहा हूं। आपने अगर वो भी लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको भी देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि Ag किसके साथ हमेशा पाया जाता है, Cl के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन हुई। पहले ये जो कंपाउंड था ये कलरलेस था, लेकिन जैसे ही उसको हमने इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से ट्रीट कर दिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3AgCl। और इस AgCl का कलर जो था वो है व्हाइट PPT। यानी यहाँ पे क्या हुआ, तो इस कंपाउंड का इस जो PPT फॉर्म हुआ, इसका वेट लेने के बाद उनको पता चला कि यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रिपेयर हो रहे हैं। अगर 3 मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रिपेयर हो रहे हैं, यानी इस कंपाउंड में के क्लोराइड आयंस ये बाहर जा रहे हैं। तो इसके ऊपर से उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला। देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला कि ये जो है Cl3 इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन यहां से बाहर जा रहे हैं, और ये आयोनाइजेबल है।
आयनाइजेबल है, या फिर हम उसको कहेंगे ये दे आर वीकली बॉन्डेड। ये कैसे है, तो वीकली बॉन्डेड है। और वीकली बॉन्डेड कौन सा बॉन्ड होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। ये कौन सा बॉन्ड होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले उनको ऑब्जर्वेशन ये मिला कि ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या है, तो वीकली बॉन्डेड है, और ये वीकली बॉन्डेड है, इसके वजह से उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। अगर ये जल्दी वहां से निकल जाती है, इसका मतलब ये उसकी कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है, तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है। और ये हमेशा कहाँ लिखे जाते हैं, तो आयनाइजेशन स्फीयर में। वो कभी हम कहीं नहीं लिखते कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, क्योंकि आयनाइजेशन स्फीयर ये किससे सेटिस्फाई होता है, प्राइमरी वैलेंसी से। और यहाँ पे क्या सेटिस्फाई किया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ये कौन है, तो अनायंस है। तो देखो, तो उसने पहला ऑब्जर्वेशन निकाला ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके कि ये जो Cl3 मॉलिक्यूल्स है वीकली बॉन्डेड है, यानी उनमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और उसने इस कोबाल्ट की कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई की होगी, तो प्राइमरी वैलेंसी। तो इसने पहले ये प्रूफ करके बता दिया कि Cl3 या फिर प्राइमरी वैलेंसी ये क्या होती है, तो वीकली बॉन्डेड होती है। और वीकली बॉन्डेड यानी उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पहले ये जो एक्सपेरिमेंट का जो उसका कंक्लूड ऑब्जर्वेशन है वो आप लिख लीजिए कि जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करेंगे आपको झट से पता चल जाएगा इस कंपाउंड के बारे में कि वहां पे कौन सा कंपाउंड, वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो किससे सेटिस्फाई होता है, तो प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है, उससे फॉर्म होता है। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, उसने दूसरी चीज क्या की, उसने क्या किया, उस कॉम्प्लेक्स को एसिड के साथ ट्रीट किया। देखिए एसिड के साथ ट्रीट किया, COCl3 6NH3 is treated with HCl। अब HCl तो हमको पता है एसिड है, और NH3 अमोनिया ये क्या है, तो बेस है, लेविस बेस। और हमको पता है एसिड और बेस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, यानी वहां से अमोनिया गैस रिलीज होने को होना था। जब एसिड और बेस रिएक्ट होंगे तो अमोनिया गैस रिलीज होंगी, उनके बीच में रिएक्शन होती है। और वो हमको पता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन वहां पे उसको ऑब्जर्वेशन मिला, नो अमोनिया गैस इज इवॉल्व। यानी देखो, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके उसने कुछ तो भी ऑब्जर्वेशन निकाला। इससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ये उस कोबाल्ट को कभी छोड़ते नहीं, वो उसके क्लोज सर्कल में है, क्लोज सर्कल में है। उसमें उन्होंने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया होगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया होगा। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्योंकि हमको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और वो कहां पे लिखा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कहां पे लिखा जाता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। इसका मतलब इन्होंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया, यानी अमोनिया मॉलिक्यूल्स क्या है, तो हमारे लिगैंड है। क्या है, तो हमारे लिगैंड है। तो देखो, उसने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें उसने ये बताया कि ये क्या है, तो ये अनायंस है। इन्होंने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया। ये इसको छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, या फिर आयनिक बॉन्ड क्या होता है, तो वीक होता है। दूसरे उसने टेस्ट किया, उसको पता चला कि ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इसका मतलब उसमें कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और वो कहां पे लिखे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। और ये अमोनिया मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, तो लिगैंड कहते हैं। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना जरूरी है, जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। एक्चुअली आई की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थेराटिकल वैल्यू। अब देखिए, ये वेंट ऑफ फैक्टर हम सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में समझ लेते हैं कि इसको आई वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है। एक आई वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब NaCl है, NaCl को अगर मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो हमको पता है NaCl विल डिसोसिएट एज Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब देखो, मैंने NaCl का एक मॉलिक्यूल डाला, किसमें, वाटर में, और अंदर जाके वो टूट गए, यानी वहां पे दो आयंस फॉर्म हुए। ओके, डाला मैंने कितना, एक, फॉर्म कितने हुए, दो।
तो देखो मेरी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है वहां पे 2, और मैंने डाले कितने थे, एक NaCl का मॉलिक्यूल डाला था, लेकिन मिले कितने मेरे को 2। तो देखो ऑब्जर्व वैल्यू हो गई 2, थ्योरेटिकल वैल्यू होगी 1, तो देखो आई वैल्यू इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। अब वेंट ऑफ फैक्टर ने हमको कैसे बताया कि वहां पे आयोनाइजेशन होता है, तो हमको आगे देखना है, तो पहले क्या कीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, उसने वर्नर ने दो चीजों के बारे में हमको बता दिया। पहली चीजों के बारे में उसने हमें बताया, प्राइमरी वैलेंसी उसने बता दी कि प्राइमरी वैलेंसी कैसी है, तो वीक होती है, उसको छोड़ के चली जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी में उसने बताया कि वो सेकेंडरी वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई होती है, वहां पे कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। अब हमको तीसरी चीज देखनी है कि प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। उसके लिए उसने क्या किया, तीसरा, ट्रीटेड विथ और डिजॉल्व्ड इन वाटर, यानी उसका उसने एक्वियस सॉल्यूशन बनाया, वाटर में उसको डिसॉल्व किया। अब वाटर में जब इस कंपाउंड को उसने डिसॉल्व किया, COCl3 6NH3, तब उसको पता चला कि इसका जो वेंट फैक्टर है आई वैल्यू, इसकी जो आई वैल्यू है, ये आई वैल्यू इसकी आई 4। अब आई वैल्यू 4 कैसे आ सकती है, देखो देखो कैसे आएंगे आई वैल्यू। NH3 by 6 3Cl3, ये कंपाउंड है, इसको इसने वाटर में डिसॉल्व कर दिया। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या हो गया, ये सेपरेट हो गया, ये देखो ये सेपरेट हो गया, क्लोराइड आयन सेपरेट हो गए। ओके, ये क्लोराइड आयन क्या हो रहे हैं, वहां से सेपरेट हो रहे हैं। अब देखो NH3 by 6 प्लस 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोराइड आयन। अब देखो ये 3 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, देखो मैंने देखो ये पूरा कंपाउंड डाला, ये मेरी कौन सी वैल्यू होगी, थ्योरेटिकल वैल्यू। आय क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो नीचे रहती है। मैंने कितना मॉलिक्यूल डाला, 1, और मेरे को मिले कितने, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला जिसके ऊपर चार्जेस है, और 3 कौन से आयन मिले, क्लोराइड आयन मिले। इसका मतलब देखो मैंने डाला एक मॉलिक्यूल, लेकिन वाटर में जाने के बाद वो टूट गया, और आई वैल्यू मेरी आ गई, I इज इक्वल टू 4। तो इससे मेरे को पता चल रहा है कि ये जो प्राइमरी वैलेंसी से जो हमारे आयंस उसको अटैच होते हैं, वो आयंस क्या है, तो वो आयंस आयोनाइजेबल है। ये हमको किससे पता चला, तो वेंट ऑफ फैक्टर से पता चला। वेंट ऑफ फैक्टर के बाद उसने क्या किया, इसको और कॉन्क्रीट करने के लिए उसने मोलर कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मोलर कंडक्टिविटी मींस कंडक्टिविटी ड्यू टू द कंडक्टिविटी ऑफ एन सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। हम उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन आप लो, उसकी कंडक्टिविटी कितनी रहेगी। जब उसने ये ऑब्जर्व किया तो उसको पता चला कि इसकी मोलर कंडक्टिविटी 300 MHO है। ये एक्सपेरिमेंट आप फिजिक्स में भी देखोगे। तो 1 मोल का जब इसने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो उसकी कंडक्टिविटी उसको कितनी मिली, 300 MHO। और 300 MHO ये कंडक्टिविटी 6 चार्जेस जब प्रेजेंट रहेंगे तब ही 300 MHO कंडक्टिविटी होती है। अब आप बोलोगे 6 चार्जेस कैसे, तो देखो ये जो कंपाउंड है CONH3 by 6, इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे 3 चार्जेस प्रेजेंट है, और 3 क्लोराइड आयन के प्लस 3 क्लोराइड आयन, यानी इसके ऊपर 3 चार्जेस प्रेजेंट है, इज इक्वल टू कितने चार्जेस हो गए, तो 6 चार्जेस हो गए। देखो तो यहां से हमको पता चल रहा है कि वहां पे उसको हमने जब वाटर में डिसॉल्व किया तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी चार्जेस, तो 4 चार्जेस। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आना चाहिए। वेंट ऑफ फैक्टर हम सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिटेल में लेने वाले हैं, लेकिन हमको ये एविडेंस अभी समझने होंगे ताकि हम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे नीट, जेडब्ल्यू और MSCET के लिए इसकी पढ़ाई कर सके। तो ये एविडेंसेस आप लिख लो, और ये एविडेंस से हमको पता चलता है 3 चीजें। किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम को 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी कौन सी होती है, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी कौन से बॉन्ड से फॉर्म होती है, तो उसके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से या फिर आयोनिक बॉन्ड से। सेकेंडरी वैलेंसी कैसे प्रेजेंट कैसे होती है, सेटिस्फाई होती है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। और हमको पता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, तो अनायंस फॉर्म करते हैं,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो लिगेंड फॉर्म करता है। बाद में हमको पता चला कि ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है ये वीक होता है, इसलिए आयनाइज होता है। लिगेंड जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है ये स्ट्रांग होता है, इसलिए वो इंटैक्ट रहता है, वो वाटर में जाने के बाद ब्रेक होता नहीं। तो इससे इन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमको पता चला कि वर्नर ने जो थ्योरी बताई वो अप टू द एक्सपेरिमेंट उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो उसने जो एक्सप्लेनेशन बोला वो सेटिस्फैक्टरी था, हमको ये एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो उसकी थ्योरी तब जाके उन्होंने क्या की, तो वैलिडिफाई कर दी कि भाई ये थ्योरी जो है ये वैलिड है अभी के लिए। लेकिन आगे जाके ये जो थ्योरी है डिस्कार्ड हुई, उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, वो क्या है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए अप टू द डे जब तक वर्नर ने एक्सप्लेन किया था कि भाई ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे फॉर्म होते, तो दोनों वैलेंसी से फॉर्म होते, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी से, इसको उन्होंने मान्य कर लिया और उसने ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी उन्होंने मान्य कर लिए और उससे फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे बढ़ी। लेकिन तब तक हमको जो ये पता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस, ये आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में, तो पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम और एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझ लेते हैं वर्नर के और एक एग्जांपल। उसने और कंपाउंड का स्टडी किया जो कोबाल्ट के, CO Cl3 5 NH3। अब हमको पता है यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम ये कौन है, तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव सेंट्रल मेटल एटम और आयन ये कौन है, तो 3 पॉजिटिव। ओके, अब हमको पता है यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन है, हमने पढ़ा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन है। तो यहाँ पे अमोनिया ये क्या है, तो 5 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है। ये 5 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कभी भी अनायन हो नहीं सकते क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्शन के लिए जगह नहीं है। तो NH3 मॉलिक्यूल ये कभी अनायन हो नहीं सकता इन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो हमको पता है ये 5 अमोनिया कौन से बॉन्ड फॉर्म करने वाले हैं, तो ये हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही फॉर्म कर सकते हैं। ये कभी भी आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे अनायंस कौन है, अनायंस कौन है, निगेटिवली चार्ज आयंस कौन है, तो ये क्लोराइड आयंस है। और कितने क्लोराइड आयंस है, तो 3 क्लोराइड आयन है। अब देखो ये जो 3 क्लोराइड आयन है ये लिगेंड जैसे भी एक्ट हो सकते क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेशन के लिए, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अनायन जैसे भी एक्ट हो सकते, अनायन जैसे भी एक्ट हो सकते, ये हमको पता है। लिगेंड यानी क्या, तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और साथ ही साथ उसने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए उसके भी इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी उसके पास 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट भी कर सकता है, यानी वो लिगेंड जैसे भी एक्ट हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसके जैसे एक्ट हो सकता है, अनायन जैसे। अगर अनायन जैसे एक्ट होगा तो वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, आयनिक बॉन्ड, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये Cl नेगेटिव आयन ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। ओके, अब देखो, अब हमको पता है CO3 पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट ये 3 पॉजिटिव है। इसका मतलब उसको अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाई करने के लिए 3 अनायंस की जरूरत पड़ेगी। ओके, और 3 अनायंस की उसको जरूरत पड़ेगी, तो 3 अनायंस वहां पे प्रेजेंट है और ये 3 अनायंस कौन है, तो 3Cl नेगेटिव आयंस है। ओके, अब CO3 पॉजिटिव को ये हमने बात कर ली उसकी प्राइमरी वैलेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं उसके सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी यानी हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हमको पता है CO3 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 6। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 ही NH3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो हमको एक और ऐसा ग्रुप लगेगा जो लिगेंड जैसा एक्ट हो जिससे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई हो। अभी 5 ही अमोनिया मॉलिक्यूल्स है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो फिर अब कैसा होगा। अब इसका मतलब क्या है कि किसी को तो भी डबल काम करना पड़ेगा, यानी एक इनमें से किसी एक मॉलिक्यूल को अनायन जैसे भी एक्ट होना होगा और दूसरा किस तरह से एक्ट होना होगा, उसको लिगेंड जैसे भी एक्ट होना होगा। तो अनायन और लिगेंड जैसे दोनों जैसे कौन एक्ट हो सकता है, तो इसमें क्या क्लोराइड आयन हो सकता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CO 3 पॉजिटिव। ओके, अब देखो CO
ये अमोनिया के साथ सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी फॉर्म करता है, सेटिस्फाई करता है NH3 NH3 NH3। ये इसने फॉर्म कर लिए इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड 5। ओके, अब ये इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सेटिस्फाई करता है, यानी ये 3 Cl क्लोराइड आयन से बॉन्ड फॉर्म करता है। ओके, थोड़ा सा दूर निकाल लेता हूं। ओके, अब देखो इस कोबाल्ट ने 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए, 1 2 3 4 और 5, और 3 आयोनिक बॉन्ड फॉर्म किए, यानी उसने देखो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर ली, लेकिन उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई क्या? तो नहीं हुई, क्योंकि उसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है? तो 6 है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो 6 है। तो अब यहाँ पे क्या होता है? तो ये जो क्लोराइड आयन है ये लिगैंड जैसे भी एक्ट होता है, और ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से क्लोराइड आयन, यहाँ पे क्लोराइड आयन क्या है? तो क्लोराइड आयन यहाँ पे एज अ लिगेंड एज वेल एज अनायन होता है। और ये लिगेंड और अनायन ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लिए उसने, लिगेंड जैसे भी एक्ट हो रहा है, अनायन जैसे भी एक्ट हो रहा है। यानी उसने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? लिगेंड कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अनायन कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इसने दोनों भी बॉन्ड फॉर्म कर दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी फॉर्म कर दिया और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म कर दिया। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका मतलब अगर आपने इस मॉलिक्यूल को Cl3 5NH3 इसको आपने किससे ट्रीट कर दिया? सिल्वर नाइट्रेट से। अगर इसको आपने सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट कर दिया तो Ag 2 Cl लेके जाएगा सिर्फ, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्वाइस AgCl, क्योंकि ये जो क्लोराइड आयन है इसमें के 2 ही क्लोराइड आयन ये कौन से बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वहां पे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। लेकिन एक क्लोराइड आयन ने कौन सा बॉन्ड फॉर्म किया? कोऑर्डिनेट भी किया और इलेक्ट्रोवैलेंट भी किया, तो उसको छोड़ के जाएगा क्या? नहीं जाएगा, वो उसके क्लोज सर्कल में आ गया, ये उसके आउटर सर्कल में चले गए। इसका मतलब वहां पे सिर्फ कितने मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड मिलेंगे? सिर्फ 2 मोल्स ऑफ। इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये जो क्लोराइड आयन है ये कैसे एक्ट हो रहा है? तो ये एज अ लिगेंड भी एक्ट हो रहा है और एज अ अनायन भी एक्ट हो रहा है। तो ये हमको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि कभी भी कुछ मॉलिक्यूल्स ये दोनों तरह से एक्ट हो सकते हैं, एज अ लिगेंड भी हो सकते हैं, एज अ अनायन भी हो सकते हैं। तो हमको ये समझना होगा कि कहाँ पे वो लिगेंड जैसे, कौन से मॉलिक्यूल्स लिगेंड जैसे एक्ट हो रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स आयन जैसे एक्ट हो रहे हैं। और ये समझने के लिए हमको किसने हेल्प की? तो वर्नर थ्योरी ने हेल्प की। और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो वर्नर के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ने दिया। तो हमने जब उसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट किया तब हमको पता चला कि एक क्लोराइड आयन वहां पे आयोनाइज होता नहीं, वो उसको छोड़ के जाता नहीं, वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी नहीं है, वो वहां पे भले उसकी प्राइमरी एज वेल एज कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन वो यहाँ से उसको छोड़ के जाता नहीं। कितने आयन जाएंगे? सिर्फ 2 क्लोराइड आयन जाएंगे। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो ऐसे ही अगर आपको करके देखना होगा तो आपके लिए एक होमवर्क है, आप क्या करो, COCl3 4NH3 ये मॉलिक्यूल्स का मैंने जिस तरह से बनाया उस तरह से आप बना के देखो कि वहां पे कौन से मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहे, कौन से मॉलिक्यूल्स आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे, और कौन से मॉलिक्यूल्स दोनों तरह से एक्ट हो रहे, एज अ अनायन और एज अ लिगैंड। तो ये जो मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है इसका आप खुद बनाएंगे। अगर आप खुद बनाना सीख गए तो आप एंट्रेंस एग्जाम में 100% सक्सेसफुल होंगे। ये जो पार्ट है ये विथ रिस्पेक्ट टू एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट और सीईटी में इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप करके देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप स्टेट बोर्ड के हिसाब से अगर जा रहे होगे तो स्टेट बोर्ड में ये आपको कभी पूछा नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप नीट, जेडब्ल्यू और एमएससीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज ये ऐसा बना के देखिए, कौन सेंट्रल मेटल एटम है, कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, कौन अनायन है। जिस तरह से मैंने ये लिखा है सेम उस तरह से आप उसको बना के देखिए, फिर आपको उसकी पूरी आइडिया आ जाएगी कि कौन सा कंपाउंड लिगैंड जैसे एक्ट होगा और कौन सा कंपाउंड ये अनायन जैसे एक्ट होगा, और कौन से कंपाउंड बोथ लिगैंड और बोथ अनायन जैसे एक्ट होंगे। तो पहले इसको लिख लीजिए और बाकी हम देखेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए।